का सामना नहीं हो रहा, साइट नहीं चल रहा है, कोशिश कीजिएगा हो जाए जी इंशाल्लाह। चलिए हम लोग पढ़ेंगे शुमाली हिंद में शेर व अदब का इर्तिका। दबिस्तान दिल्ली। दबिस्तान मुश्किल है, क्या मुश्किल है? चलिए पढ़ते हैं फिर बात करते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, ठीक है? आगे आ जाइए। चलिए आप मेरे को एक आदमी पढ़िए। अभी ये क्यों फ़ोन कर रहा है इस वक्त? पढ़िए यहाँ से, कोई एक आदमी यहाँ से। चलिए अब दुरब पढ़िए। दबिस्तान दिल्ली का समाजी और तहजीबी पस मंज़र। दबिस्तान दिल्ली को समझने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर के बाद हिंदुस्तान का सियासी, समाजी और तहजीबी मंजरनामा पेश नज़र रखना होगा। शहंशाह औरंगज़ेब हम बात करें आपसे क्लास में, ठीक? के गर्ज से अपने भाइयों या करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करना उस वक्त का रिवाज बन गया था। औरंगज़ेब ने इसी डर से अपने तीनों बेटों मुअज़्ज़म, आज़म और काम बख्श में अपनी सल्तनत तकसीम करके जंगो जिदाल से बचाने की कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुअज़्ज़म ने अपने दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया और शाह आलम बहादुर शाह जफ़र का लक़ब इख्तियार करके हुकूमत करने लगा, मगर 5 साल बाद ही उसका इंतकाल हो गया। बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जिनमें माज़ुद्दीन जहांदार शाह ने अपने तीनों भाई अज़ीमुशान, रफ़ीउशान और ख़जस्ता अख्तर जहां शाह को कत्ल करके 1712 ईस्वी में बादशाहत हासिल कर ली। जहांदार शाह एक नाअहल और अय्याश बादशाह था, इसलिए दूसरे अफराद शाही तख्त पर नज़र रखने लगे। जहांदार के भतीजे फ़र्रुख़ ने 1713 ईस्वी में बादशाह को शिकस्त देकर खुद शाही तख्त पर कब्जा कर लिया, मगर सैयद बिरादरान को उसकी कोई बात इंतहाई नापसंद गुजरी और उन्होंने 1719 ईस्वी में फ़र्रुख़ का कत्ल करा दिया। फिर मोहम्मद शाह तख्त नशी हुआ। मोहम्मद शाह के दौर में मुल्क को पे दर पे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। रोहेलों की बगावत हुई, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए, मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो गए। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ तो अहमद शाह ने हुकूमत संभाली, मगर 1754 ईस्वी अहमद शाह का भी इंतकाल हो गया। फिर आलमगीर सानी, उसके बाद शाहजहां सानी कुछ अरसे तक तख्त नशी रहे। अहमद शाह अब्दाली ने फिर दिल्ली पर हमला किया और 1761 ईस्वी में उस पर कब्जा करके शाह आलम सानी को तख्त नशी किया। इस तरह मुगलिया हुकूमत बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मीर तकी मीर ने अहमद शाह अब्दाली की कत्लो गारत गरी का हाल ज़िक्र मीर में तफसील से लिखा है। मुगलिया हुकूमत की कमज़ोरी पर अंग्रेज़ों ने पूरी नज़र रखी थी। वो धीरे धीरे मुगलिया हुकूमत पर कब्जा करने लगे। 1803 में वेल्ज़ली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मगर बादशाह का नाम बाकी रहा। शहंशाह दिल्ली के अहकामात सिर्फ किले तक महदूद हो गए। 1800 ईस्वी में अकबर शाह सानी तख्त नशी हुए। इस तरह कई बादशाह बने, मगर उन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों की कठपुतली के तौर पर काम किए। अवाम माशी तंगी और बदहाली से गुजरने लगे। बहादुर शाह जफ़र मुगलिया हुकूमत के सबसे आखिरी बादशाह रहे। अंग्रेज़ों ने मुगलिया हुकूमत पर इतना कब्जा कर लिया था कि बादशाह के इख्तियार में कुछ नहीं था। इसी दरमियान इनकलाब 1857 का वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें बे इंतहा हिंदुस्तानी इनकलाबी शहीद हुए। अंग्रेज़ों को बहादुर शाह जफ़र से पूरी तरह हुकूमत छीन लेने का अच्छा बहाना मिल गया। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र पर 1857 ईस्वी में हिंदुस्तानी इनकलाबियों का साथ देने के जुर्म में मुकदमा चलाया। फिर उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद एक लंबे अरसे तक दिल्ली में फसादात, बदनज़मी, बेचारगी साफ नज़र आती है। मुगलिया हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। अवाम माशी तंगदस्ती से परेशान थी। किसी मुलाजिम को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती थी। शाही ज़िंदगी गुजारने वाले क़िला के अफराद को खाने के लाले पड़ गए। इन तमाम सूरत हाल का तहज़ीब व तमद्दुन और अदब पर बराह रास्त असर पड़ा। ख़ासकर उर्दू शायरी पर उसके देरपा असरात मुरतब हुए। दिल्ली के इसी माहौल में उर्दू शायरी परवान चढ़ी। मीर ने दिल्ली की सूरत हाल की अक्कासी करते हुए लिखा है, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। बस अब ये देखिए
इसमें 4-5 सवालात बहुत अहम है। कोई बता सकता है आप में से 4-5 सवाल जो आपको इम्तिहान से पेश नजर है? माइक बंद है। अच्छा, 4-5 सवाल कोई बता सकता है? बताइए। 4-5 सवाल के इसमें है, नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? 4-5 सवाल इस पैराग्राफ से है बहुत अहम। मिसाल के तौर पर ये बताइए, बहादुर शाह जफर को जो है कि कहाँ हिरासत में लिया गया था, किस जेल में? बताइए। रंगून। ये सवाल आता है कि नहीं आया है? आया है पेपर में कभी? ज़हन जब हाजिर करके पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली का जिक्र मीर तकी मीर ने अपनी किस किताब में किया है? अहमद शाह अब्दाली का जिक्र मीर तकी मीर ने अपनी किस किताब में किया है? यही सब तो सवाल है। हम आपको लिखवा कर देंगे हर चीज़। किताब जब पढ़ाई जाती है तो तीसरे सवाल बनते हैं ना, अलग से तो बनते नहीं है। तो ध्यान से, मतलब आप सुनते नहीं। अगर कोई पढ़ रहा है तो आप लोग सोचते हैं चलो ठीक है पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। और सवाल बताइए जो अहम है, इसमें सवाल बनता है। ये दोनों सवाल में पूछा हूँ तकरीबन बना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये बताइए कि मुगलिया सल्तनत का जवाल कब शुरू हुआ, किस सन में, या किसके वफात के बाद? 1707 में। किसके वफात के बाद? औरंगज़ेब आलमगीर के वफात के बाद मुगलिया सल्तनत की हुकूमत ख़त्म होने लगी। ठीक है। अकबर शाह सानी कब तख्तनशी हुए? अकबर शाह सानी कब तख्तनशी हुए? बताइए। अकबर शाह सानी कब तख्तनशी हुए? सब लोग कमेंट कीजिए। देख के ये पहली सतर है। 61 कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कहाँ 61 दिखाई दे रहा है? कोई 1761, कोई 1861, क्या हूँ? यही तो सवाल है, ये तो देखना रहता है। ये शेर किसका है? ये शेर किसका है बताइए। दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का मीर। अब ये चारों बताइए, ये सवाल हल करके बताइए। औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल कब हुआ बताइए? औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल कब हुआ? 1662 में। कुछ भी। अरे यार आप लोग पढ़ते नहीं हो मन से। ये तो है, अभी ऊपर निशान लगाया था देखो। कुछ भी जवाब दे दो। यहाँ यही सवाल पूछा था आप लोगों से, नीचे पूछ लिया था, आप लोग घबरा गए। कैसे काम चलेगा? देता हूँ ना लोगों को, पढ़ता तो दूसरा कोई ना सुनने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। असल पढ़ाई वही है। असल पढ़ाई वही है कि जब कोई दूसरा पढ़े तो आप लोग सुनो। आप लोग सोचते अरे वो पढ़ रहा है, हमको सुनने की ज़रूरत क्या है? चलो दूसरा सवाल बताइए। मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम बताइए। बताइए। चलिए फिर वही सवाल देखिए। बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? कहाँ भेजा गया था? रंगून। जो सवाल मैं ऊपर पूछा हूँ नीचे वही पूछा है। अकबर शाह सानी किस सन में तख्तनशी हुआ? बताइए। अकबर शाह सानी किस सन में तख्तनशी हुआ? अभी पूछा था ऊपर, और सब रुके हुए एक दूसरे को भी करने के लिए। हाँ चलिए, गलत बात है, गलत बात है।
ये चंद अशार हैं मीर तक, मीर के उसको पढ़ डालिए, चूँकि मीर को हम लोग पढ़ चुके हैं, दिल्ली की मुनासिबत से ये शेर पढ़ रहे हैं, शेर बार बार आता है। 12 कहाँ है? 1806 है, 12 तुम करने लगी। पढ़िए शेर को। दबिस्तान दहलवी के लिए शेर है, पढ़ लीजिए इसको, अशार हैं। शाह के कोहले जवाहिर थी खाकपा जिनकी, इन्हीं की आंखों में फेरते सलाइयां देखी। हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी है। आंखों की नीम ख्वाबी से। कमकम होता है। कुमकुम बुलबुल कुमकुम है। फिर पढ़िए। कुमकुम कली ने सीखा है, खिलना कुमकुम कली ने सीखा है, उसकी आंखों की नीम ख्वाबी से। नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। गुल हो महताब हो आईना हो खुर्शीद हो मीर, अपना महबूब वही जो अदा रखता है। वाह वाह, ठीक है। चलिए, मीर को हम लोग पढ़ चुके हैं, मीर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अशार याद रखिएगा। ये पढ़िए। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़ुहूर था। गुलो आईना क्या खुर्शीद व मह क्या, जिधर देखा उधर तेरा ही रू था। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये सारे अशार याद कर लीजिए, यहीं से कोई शेर एक पूछ लेगा, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। ये आगे क्या है? हाल बद गुफ्तनी नहीं मेरा, तुमने पूछा तो मेहरबानी की। है बद गुफ्तनी मतलब इस हाल में नहीं हो कि मैं अपने बारे में बताऊं, तुमने पूछा तो मेहरबानी की। हैं चलिए, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है आजकल, कभी भूख लग जा रही है। चलिए, ये सब नहीं पढ़ेंगे। ये गालिब का अशार है, पढ़ लीजिए इसको भी, 2-4 शेर हैं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। चलिए, और वो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। ये मसाइल ये तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद खार होता। ये सारे अशार किसके हैं? ये सारे अशार किसके हैं? गालिब गालिब है ना, गालिब के हैं। चलिए आ गया जी। लफी सौदा को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वो उदवा है ना जिनका ताल्लुक किससे है? इनका ताल्लुक दहलवी से है। ये पढ़िए। माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वादा से कम हुआ तो या कम हुआ। ऐश में भी कभी जागे नहीं तुम क्या जानो, कि शबे गम कोई किस तौर बसर करता है। ठीक है, सब दबिस्तान दिल्ली मोमिन के अशार हैं। ये देखिए आगे। और जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो। वरना एक गिले व शिकायतें व मज़े मज़े की हिकायतें, हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। बचपन की चीज़ों को अपने महबूब के लिए पढ़ सकते हैं शेर। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो के न याद हो। ठीक है। एक शेर ये भी है जिसके बारे में तो गालिब ने बहुत बड़ा दावा किया था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के आशार हैं। ये देखिए, इसमें से एक शेर पूछा भी गया है, एक 2 शेर शायद पूछा गया इसमें से, देखिएगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ऐ शमा तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंस कर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़ौक़ का शेर नहीं है, लेकिन देख लीजिए
ये शेर पूछा हुआ है। खत बढ़ा, काकुल बढ़े, जुल्फे बढ़ी, गेसू बढ़े, हुस्न के सर सिर में क्या खोटी। क्या पूछ रहे यार, इसमें 3 शेर पूछे गए हैं, इसका पढ़ने को क्या पूछ रही है, गौर से सुनो, बाद में पूछ लेना आखिर में। रुको। सर सिर में क्या खूबी थी जो गालिब ने मांगा था मोमिन से। तुम्हारा सवाल नहीं, या अल्लाह। रुक जाओ, आखिर में पूछना। ये जो पढ़ा रहा हो उसको सुनो। वो इम्तिहान निकलने के लिए वो ज़रूरी नहीं, इम्तिहान निकालने के लिए ज़रूरी है। हंसी निकल जाएगी फिर बैठना पड़ेगा इम्तिहान में। समझाता हूँ, समझ में नहीं आती है, पटंग पटंग सवाल है। कोशिश ये करो कि इम्तिहान जिस चीज़ से निकले उस पर मेहनत करो। समझ गए। सलासत है, उनको पसंद आया था, सही जवाब है। कोई चाहे तो जवाब नहीं दे सकता, अपने हिसाब से जवाब देंगे जवाब ही नहीं बन पाएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको याद करो। तुम भूल कर भी याद नहीं करते हो कभी, हम तो तुम्हारी याद में सब कुछ भुला चुके। ठीक है, वो हमारे हिसाब से जवाब हो सकता है। साले मुमतने चाहे जो भी है, वो गालिब को क्या पसंद है, उनको पसंद आया है शेर। हालांकि एक से एक अशार हैं। ये शेर तो उसी दिन आया था इम्तिहान में, पेपर में। खत बढ़ा, काकुल बढ़े, जुल्फ़े बढ़ी, गेसू बढ़े, हुस्न के सरकार में जितने बड़े हिंदू बढ़े। तो ये अशार याद कर डालिएगा। ठीक है, हमें अब समझने के लिए अभी टाइम है, उसके लिए हम PhD करेंगे, लेकिन हमको इम्तिहान पास करना है, उसको हमको ध्यान रखना है। ये देखिए, बहादुर शाह जफ़र के अशार है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल के करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वह एक मुश्ते गुबार हूँ। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ठीक है, ये देखिए कितना है। बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, और 2 गज ज़मीन भी न मिली कोई यार में। याद रखिएगा। ये शेर याद रखिएगा बिल्कुल इसी तरह। अब देखिए यहाँ से फिर सवाल बनना शुरू हो रहा है। देखिए अशार फिर यहाँ दिए हुए हैं। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, यहाँ से पढ़िए बुलंद आवाज़ में। यहाँ से कोई पढ़िए बुलंद आवाज़ में, इत्मीनान से, साफ साफ पढ़िए। दिल्ली दबिस्तान दिल्ली की तारीख पर नजर डाली जाए तो 18वीं सदी और 19वीं सदी में दिल्ली के हालात माइक बंद है। दिल्ली की तारीख पर नजर डाली जाए तो 18वीं और 19वीं सदी में दिल्ली के हालात बेहतर न थे। मुख्तलिफ हुक्मरानों ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बार बार हमला किया। इस तरह दिल्ली कई बार उजड़ी और फिर बसी। क्योंकि शायर की शायरी पर इसके इर्द गिर्द के हालात व मसाइल का भी असर पड़ता है, इसलिए दिल्ली के शोरा पर भी दिल्ली के हालात का असर पड़ा। दिल्ली में रहने वाले मीर और गालिब जैसे अहम शोरा की ज़ाती ज़िंदगी भी मुआशी एतबार से काफ़ी परेशान कुन थी, इसलिए इनकी शायरी पर इसका मज़ीद असर हुआ। यही वजह रही कि इस दौर के शोरा के अशार में गम की लहरें किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, जिसके सबब दिल्ली के शोरा के यहाँ दाखिलियत, हकीकी जज्बात, इश्क, हकीकी तसव्वुफ, अल्फाज से ज़्यादा मानी पर जोर, सादा असली जुबान और अवध के बजाय आमद की कैफियत मिलती है। दिल्ली के सियासी हालात ने हर शख्स के दिल को गद्दाज और दर्दमंद बना दिया था। क्या हालात फिर की से पढ़िए, तो फिर से पढ़िए जुमले को। जी दिल के गुराज को तो जुमला फिर से गुराज और पढ़िए। जी दिल को गुदाज और दर्दमंद बना दिया। और बना दिया था। हालात के नशीब व फराज ने इन्हें सादगी पसंद और तकल्लुफ व तसन्ना से दूर रखा था। जिंदगी की सादगी उनकी शायरी में नजर आती है। मीर सौदा से लेकर इंशा मुसाफी की शायरी में हमें तकल्लुफ और बनावट की जगह सादगी और खुलूस का एहसास नजर आता है। चंद इशार मुलाजा हूँ। तो लहजा से पता रुक जाइए। कुछ और साफ यहाँ दिए गए, उसको याद कर डालिएगा।
दबिस्तान दिल्ली में दिलो गुदास का जिक्र मिलता है, दर्दमंदी का मिलता है, सादगी पसंद, तसन्नो तकल्लुफ़ से दूर, और तसन्नो तकल्लुफ़ ये मिलता है लखनऊ में, याद रखिएगा। तो अब देखिए कुछ अशार यहाँ दिए हुए हैं, इसको देखिए। याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादा फिर वजी से भुलाया न जाएगा। आप जिसका जिससे दिल लग जाए उसके बगैर एक लम्हा भी वक्त नहीं कटता है। मीर क्या कह रहे हैं कि याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज आ, नादा फिर वजी से भुलाया ना जाएगा। मीर का शेर। मुसफ़ी क्या कहते हैं, जो मिला उसने बेवफाई की, कुछ अजब रंग है ज़माने का। सौदा क्या कहते हैं, तेरा जो सितम है उसकी तो जान अपनी थी सो खूब कर गए हम। तो ये क्या है, इसमें दिल गुदासी बयान की जा रही है, दर्द और एहसास कैफियत को बयान किया जा रहा है। आगे आ जाइए। करें कि मीर कर दबिस्तान दिल्ली में यासो हिरमान, गम की सूरत हाल को भी पेश किया जाता है। ठीक है, क्यों, इसलिए कि जब पूरा उनके लिए तो पूरा मुल्क था दिल्ली, उनका शहर जब उजाड़ा जा रहा था तो वो उससे परेशान थे और दर्दमंदी को बयान कर रहे थे। क्या है, हमको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर का शेर। दर्द का देखिए, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो उस जीने के हाथे मर चले। गालिब का देखिए, क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ। मदाम मतलब हमेशा, लगातार अगर मुसीबत आएगी किसी भी इंसान पर तो घबरा जाएगा। वही कह रहे हैं कि इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं, याद रखिएगा। ये सब दर्दमंदी के आशार हैं, गमोयास के। इसी तरह आगे आ जाइए। तसव्वुफ़ के हालात को भी, तसव्वुफ़ के असरात कहाँ मिलते हैं, दबिस्तान दिल्ली में। अच्छा, जो चीज़ दबिस्तान दिल्ली में है वो लखनऊ में नहीं, इसलिए अलग अलग करके दिखाया है। देखिए सौदा का शेर है, हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं के सैर करूँ कोहे तूर का। तसव्वुफ़, नबी थे, मैं नबी नहीं हूँ। नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। दर्द का शेर है ये, याद रखिएगा। नज़र मेरे दिल की पड़ी किस दर्द पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। इंसान जिसे मोहब्बत कर लेता है उसको हर लम्हा और हर उसी को देखता है, उसी को समझता है। तो इंसान का जिससे ताल्लुक़ हो जाए और हकीकी ताल्लुक़ हो जाए तो हर लम्हा हर गैर हकीकी तब भी। ये देखिए, सूज़ो गुदाज और इज़्तिराब की कैफियत भी मिलती है। करें पासे नामूस इश्क था वरना, कितने आंसू पलक तक आए थे। ठीक है, मीर का शेर है। इस तरह करें कि सफाई और सलासत का भी जिक्र आता है इसमें। आइए फिर दर्द का शेर है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, बिल्कुल सादा है। मीर कह रहे हैं फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। गालिब क्या कहते हैं, वाफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठारा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हूँ। तो ये सारी खुसूसियात किसमें हैं, ये सारी खुसूसियात जो है कि दबिस्तान दिल्ली में। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, यहाँ से और बात समझ में वाज़ेह हो जाएगी। ये पैराग्राफ पढ़िए। दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात में दाखिलियत, हकीकी जज्बात, इश्क, हकीकी तसव्वुफ़, अल्फाज से ज़्यादा मानी पर जोर, सादा सलीस ज़ुबान और आवर्द के बजाय आमद की कैफियत है। बकौल नूरुल हसन हाशमी, दहलवियत नाम है एक नुक्ता नज़र, एक इस्तेदाद ज़हनी, एक मिजाज शेरी का, जिसे समझने के लिए लखनवियत से कदम ब कदम मुकाबला करना होगा। इसलिए इससे मुख्तसरन दबिस्तान लखनऊ पर रोशनी डाली जाती है। दरअसल दिल्ली के मसाइल से परेशान होकर जब चंद शोरा ने आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ का सफ़र किया तो इन्हें यहाँ का माहौल बड़ा साजगार मालूम हुआ। यहाँ नवाबों के यहाँ दौलत की फरावानी थी। जब शोरा को इनामात और इज़्ज़त व एहतराम मिलने लगा तो आरजू फ़ग़ा, मीर हसन, हसरत मुसाफ़ी वगैरह कई शोरा दिल्ली छोड़कर लखनऊ रहने लगे। इन शोरा के सबब यहाँ शेर व शायरी का एक माहौल बना
और चूंकि यहाँ मुआशी तंगी नहीं थी, इसलिए इन शोरा की शायरी में वाह और खारजियत के साथ ही मानी के बजाय लफ्जियत पर तवज्जो दी जाने लगी। लफ्जियत महबूब लिखा का है। शराब लफ्जियात 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 पर तवज्जो दी जाने लगी। महबूब का सरापा खुले लफ्जों में पेश किया जाने लगा। मुश्किल से मुश्किल तर अल्फाज का इस्तेमाल करना शायरी की अजमत शुमार किया जाने लगा। लखनऊ के शोरा दिल्ली से अपनी शायरी को मुमताज करने के गर्ज से हद से तजाविज कर गए और तजावुज तजावुज कर गए और वाव खारजियत और मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल को अपनी पहचान बनाई। गर्ज दबिस्तान दिल्ली की शायरी हर एतबार से अवाम व खास में बेहद मकबूल रही। वाज़ा रहे कि दहलियत से मुराद सिर्फ वही शोरा नहीं है जो दिल्ली में रहे, बल्कि वह शोरा भी हैं जो दिल्ली के बाहर रहे मगर दहलवी अंदाज शायरी इख्तियार की और इनकी शायरी में वह खुसूसियात बाकी रहें जिनकी वजह दबिस्तान दिल्ली जाना जाता है, जिनकी वजह से दबिस्तान दिल्ली जाना जाता है। बस अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि कौन कहाँ गए, लखनऊ में क्या है, दिल्ली में क्या। इसको आपको पढ़ना है, इसको रखना नहीं है। इसको हम पढ़ा दिए, दोबारा आपने देखने की जहमत नहीं की, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप सबको इसको दोबारा पढ़ना है ताकि आपको बिल्कुल वाज़े हो जाए। ठीक है, आगे आ जाइए। खुलासा दे रहा है फिर उसी को, तो खुलासा आप पढ़ लीजिएगा इसको एक मरतबा धड़ाक से। चलिए ये देख लीजिए, इसमें तो एक सवाल दो सवाल तो आया हुआ है। ये दो सवाल दबिस्तान दिल्ली का शायरी आया हुआ है और तारीख़ अदब उर्दू इम्तिहान में। दो और याद कर लेना है आपको। मीर तकी मीर मुज़फ़्फ़र हनफी ने लिखा है, बहादुर शाह ज़फ़र असलम परवेज़ ने लिखा है। बात ख़त्म। अब है दबिस्तान लखनऊ, तो इसके देखिए नुमाइंदा शायर कौन कौन है, देख लीजिए यहाँ एक मरतबा, है ना, देख लीजिए। करें कि शेख कलंदर बख्श जुरात, इंशाउल्लाह खानिन शाह, गुलाम हमदानी मुसाफ़ी, इमाम नाशिक और करें ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये इसको आप याद कर डालिए, ये वहाँ के ओरिजिनल शायर है दबिस्तान लखनऊ के। अब आइए यहाँ से फिर से इसके पस मंज़र को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर चलेंगे खुलासा की तरफ। पढ़िए कोई दूसरा, कोई आप में से। उर्दू दबिस्तान लखनऊ का समाजी व तहजीबी पस मंज़र। उर्दू अदब की तारीख में दबिस्तान लखनऊ का समाजी व तहजीबी पस मंज़र हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। इसकी मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद सआदत खान बुरहानुल मलिक ने रखी। उन्होंने अवध में खुद मुख्तार हुकूमत की इब्तिदा की। ये हुकूमत तकरीबन 125 साल की तारीख पर मुहित है, जिसमें शुजाउद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला, सआदत खान, गाजीउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर और वाजिद अली शाह के दौरे हुकूमत शामिल हैं। बुरहानुल मलिक बहादुर बड़े दूरंदेश इंसान थे। वो सूबे के कामों में अमली तौर पर हिस्सा लेते थे। अबुलैस सिद्दीकी फैजाबाद शहर के हवाले से लखनऊ का दबिस्तान शायरी में लिखते हैं, बेगमात के लिए भी इसी तरह के कच्चे महल तामीर किए गए। बुरहानुल मलिक अपना ज़्यादा वक्त तो सुबह के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे में गुजारते थे, लेकिन जब उनको जब इन उमूर से फुर्सत पाते तो इस खस पोश बंगले में आकर क़याम करते। इसी मुनासिबत से इस बस्ती का नाम बंगला पड़ गया, जो सफदर जंग के अहद में फैजाबाद के नाम से मौसूम हुआ। यही हमारे अवध का पहला दारुल खिलाफा था। इसमें से 3 सवाल बनाइए, 3 सवाल खुद से। तो ये लखनऊ का दबिस्तानी शायरी किनकी किताब है? अबुलैस सिद्दीकी हो जाएगा। ठीक है, पहले लाइन सवाल नहीं नजर आ रहा है, पहले लाइन में सवाल नजर नहीं आ रहा है। दबिस्तान लखनऊ का बुनियाद गुजार कौन है? सआदत खान बुरहानुल मलिक। ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो पहले सवाल ध्यान में आया वही दिखाई दे रहा है। फिर दोहराइए।
वही तो नई जानकारी है ना। नई जानकारी तो यही है ना कि दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद गुजार कौन है, किसने बुनियाद डाली थी, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए। बताइए। सादर खान बुरहानुल मलिक सब ने। लोग कमेंट कीजिए, सब लोग बताइए बताइए। अवध का पहला दारुल खिलाफा कौन जगह है बताइए? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, कौन बताइए बताइए बताइए। फैजाबाद। ये सब जानकारी लेनी है। ये सब जानकारी लेनी है। चलिए, बहुत अच्छा। ये 4-5 जानकारी थी, आपको जरूरी थी लेना। आगे आ जाइए, तो लिख लीजिएगा कापी में कि बुनियाद किसने डाली थी। अच्छा, ये बगैर पढ़े बता सकते हैं अंग्रेजों ने किस बादशाह को मटिया बरज में भेज दिया था? बताइए। वाजिद अली शाह को। वाजिद अली, गुड। चलिए, ये पढ़िए अब, ये पढ़िए। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात। 18वीं सदी दिल्ली और लखनऊ की अदबी दुनिया और खुसूसन शायरी के लिए बहुत नशीब व फराज का दौर रहा है। 18वीं सदी में लखनऊ में उर्दू शायरी को खूब फरोग हासिल हुआ। दूसरी तरफ दिल्ली में भी 18वीं सदी में मुतअद्दिद बुलंद पाया शायर व अदीब मौजूद थे। मीर तकी मीर, मिर्जा रफी सौदा, ख्वाजा मीर दैद सोज जैसे कदावर शोरा इस अहद में शायरी के गेसु सवार रहे थे। उनमें से हर शायर यकता था, लेकिन वहां तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होने लगी और वो दिल्ली जो आलम में इंतखाब था उसे वाकई लूट कर वीरान कर दिया गया। मौर्रिखीन व तज़किरानिगारों ने इन वाक़यात को तफसील के साथ पेश किया है। इस अहद में वहां के शोरा व उदबा को दिल्ली के रूह फरसा माहौल ने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। उनमें से बहुत से शोरा ने अवध जाने को तरजीह दी। लखनऊ में शेर व अदब के लिए हर तरह से माहौल साजगार था। वहाँ के शायर, अदीब व फनकार सभी को बादशाहों की सरपरस्ती हासिल थी। शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, सादत अली खान, वाजिद अली शाह अदब दोस्त और अदब नवाज थे। वो न सिर्फ शायरी से शगफ रखते थे बल्कि उनमें से बेशतर खुद ही शायर थे। वाजिद अली शाह तो फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखते थे। नैयर मसूद ने अपने नावल ताउस चमन की मीना में वाजिद अली शाह की फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी का नक्शा खींचा है और अवध के जवाल आमादा मुआशरे का तज्जिया भी पेश किया है। दिल्ली के जितने शोरा हिजरत करके लखनऊ पहुंचे, उन्हें वहां एक अच्छा माहौल मैसर आया। दरबार तक रसाई हो गई। वहां के नवाबीन, उमरा, वर्सा ने उनका शाया निशान उन्हें नवाजा। वहां उन शायरों को चैन और सुकून नसीब हुआ। वहां के फारिगुल बाली के माहौल ने ऐसे शायरों की शेरी तख्लीकियत को मजीद कुव्वत व तवानाई अता की, जिससे उनकी शायरी का हुस्न दोबाला हो गया। दबिस्तान लखनऊ की सरजमी अदबी हवाले से दिल्ली से मुख्तलिफ थी। वहाँ के माहौल और मिजाज में रंगीनी रची बसी थी। हर तरफ खुशहाली थी। नवाबों के अपने अपने शौक थे। फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी, घुड़सवारी का शौक, तलवारबाजी और बटेरबाजी में दिलचस्पी थी। घुंघरुओं और पायलों की झनकारें गली कोचे में सुनाई देती थी। ऐशो इशरत और दादो वहश का दौर था। इस माहौल में जो शायरी हो रही इशरत और दादो वहश होगा क्या? मैं देख नहीं रहा हूँ किधर पढ़े, लेकिन दादो वहश तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन। हाँ, तो दादो वहश कैसे होगा? ऐश व इशरत और दाद व दहिश। दादो दहिश, अच्छा, दादो दहिश का दौर था। इस माहौल में जो शायरी हो रही थी उनमें लफ्जी सिनातगिरी, जबान की सनतगिरी, जबान की बाजीगरी, तसन्नुम व तकल्लुफात, सनतों का इस्तेमाल, मुश्किल पसंदी दौर को कोड़ी लाने की कोशिश।
क्या? हुस्न इश्क और महबूब के सराफा का बयान वगैरह शामिल। हाँ सनातों का इस्तेमाल मुश्किल पसंदी दौर क्या है ये? क्या है? पसंदी दौर की कोड़ी है, हम्म दूर की कोड़ी कौड़ी लाने की कौड़ी कोशिश। दूर की कौड़ी लाने की कोशिश मतलब होता है, जैसे यहाँ में होता है कि जो करीब के मानी होते हैं उसको छोड़कर दूर के माना है, दूर की कौड़ी लाने की कोशिश, हुस्न इश्क और महबूब के सरापा का बयान वगैरह शामिल है। ये ऐसे अज्जा व अनासिर हैं जिनसे दबिस्तान लखनऊ की शायरी इबारत है। इबारत मतलब मुश्तमिल है, पुर है। सैयद वक़ार आज़िम ने दबिस्तान लखनऊ की शायरी से मुताल्लिक़ लिखा है, तकल्लुफ़ और तसन्नो, महसूसात की सादगी और वारदात की सच्चाई के बजाय ख़याल की रंगीनी और फ़िक्र की बारीकी, लफ्ज़ी सनात गरी, गिरी नहीं होता, सनत गिरी का होता, सनत गरी सही है, गर सनात गर बाजीगर। ये कि दूर अज़कार इस्तिआरे और तशबीहें, सख्त और संगलाख ज़मीनें, पुरशिकोह अल्फाज और तराकीब, दिल की बजाय दिमाग से तखातुब, लबो लहजा में एक तरह का हल्कापन जो बार बार बदमस्ती, हौसनाकी और उरियानी पर मुंतिज होता है। सही लफ्ज़ क्या है? मुंतिज, यानी उगने वाला। तो अब ये बताइए, ये आपने जो पढ़ा है इसमें पूरा पैराग्राफ, 3-4 सवाल बता के बताइए दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात में, बताइए चलिए। किस सदी में हाँ बताइए। किस सदी में लखनऊ में उर्दू शायरी को फरोग मिला? 18वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। फिर चलिए। बोलिए बोलिए। ठीक है, मीर सौदा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बताते रहिए, सब लोग थोड़ा सा बताएंगे। नैयर की नाबिल, ठीक है, बताते रहिए, बताएंगे ना तो आपका अपना जहन काम करेगा, मेरे बताने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रंगीनी है, तकल्लुफ़ तसन्नु है, और क्या है? सनात लफ्ज़ी सनातगरी है, दूर की चीज़ों को बयान करना पसंद करते हैं, मुश्किल पसंदी है, हौसनाकी है, ठीक है, ये दिल के बजाय दिमाग से तखातुब होते हैं। अब दिमाग से कौन सी चीज़ होती है? दिल से तो फितरी चीज़ होती है, दिमाग से बनाई जाती है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम आपको ले चलें, देखिए अशार की तरफ लेके चलते हैं। ताउस चमन के मीना मिजवाजिद के फ़ुनून की लतीफ़ा का डी गोड, बहुत अच्छा। अब कुछ अशार की तरफ आइए। ये देखिए, दबिस्तान लखनऊ में उर्दू की एक और शेरी सिनफ रेख्ती को फ़रोग हुआ। ये याद रखिएगा, रेख्ती जो सिनफ सुखाने वह कहाँ फ़रोग पाया? लखनऊ में। कह रहे हैं कि इस सिनफ की इब्तदा दक्कन में हाशमी बेजापुरी से होती है और लखनऊ में रंगीन इस जानिब मुतवज्जह हुए। तो याद रखिएगा, दक्कन में तो जिक्र आता है तो हाशमी बेजापुरी, लेकिन जब लखनऊ में आता है तो रंगीन। ठीक है, इसमें क्या होता है? औरतों की ज़ुबान में शायरी के साथ साथ उसके दुख दर्द, नफ्सियात व कैफियत, औरत के नाजो अदा, उसकी नशिस्त के आदाब वगैरह की मुकम्मल अक्कासी की जाती है। इसको याद रखिएगा। चलिए, करें और मस्तानियाँ वह होती हैं मर्दों पर जो जान खोती हैं। मर्दों पर, मर्दों लिखा है निदा शौक लखनवी। लग जा गले से ताब अब ए नाजनी नहीं, है खुदा के वास्ते मत कर नहीं नहीं। ठीक है, इंशा का ये शेर है, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह आगे आ जाइए। हंसरी आफरीन। आतिश ने क्या कहा, इसको देखिए। बंदिशें अल्फाज जुड़ने से निगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ठीक है, तो ये अशार याद रखिएगा। निगो होगा या नगो होगा, क्या होगा? कहाँ? शायरी, अच्छा, बंदिशें अल्फाज जुड़ने से निगू, नगू नहीं होना चाहिए, निगू होना चाहिए, निगू के कम नहीं। क्या होना चाहिए? नग होता है ना, नग। नग, मुझे लगता है कि जुड़ने से नगों की कम नहीं। देख लेते हैं, थोड़ा सा सलाह देख लेना ज़रूरी है। बंदिशें, निगों का मतलब क्या होता? देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। बंदिशें अल्फाज देख लेते हैं, देख लेने में क्या है कि हमारी जानकारी हो जाएगी। निगों इस्तेमाल होता है उर्दू में, बताता हूँ।
से जुड़ने से, सर्च कीजिए उस पर मारिए तो जुड़ने से मिल जाए तो। देखिए तो क्या दिया है। सही है, निगो ही है। हैं? सही है ना। निगो का मतलब खमीदा, झुका हुआ, सर झुकाए हुए, सर अफगंदा, है ना, क्या मतलब होता है। बंदिशे अल्फाज जुड़ने से निगों के कम नहीं। ठीक है। शर्मशार, जैसे इंसान क्या होता है जब झुकता है ना उस्ताद के सामने, थोड़ा सा वो है। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आशार हैं। आशार बस में रखिए आप अकेले अकेले। शेख कलंदर बख्श जुरात, नाम क्या था, यहिया अमान। जल्दी देखिएगा, यहिया अमान तो तखल्लुस जुरात। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ देखिए ये अशार उनके हैं। अपने पहलू से जब वह उठ के चला ए जुरात, उसका मुंह देख के बस रह गए मजबूर से हम। दर्द से कल हमने उसके आस्था को देखकर रो दिया किन हसरतों से आसमां को देखकर। अच्छा एक सेकंड और रुक जाइए। दूर से कल हम, दूर से देख लेते, एक सेकंड कर लेते सही उसको। हम ये चाह रहे हैं ठीक है, उसका मुंह देख कर हो गया। हम क्या पढ़े थे, दौर पढ़ दिए थे क्या। जी अच्छा दूर कर, अच्छा ठीक है। हाँ देखिए जहन मेरा भटका क्या था कि इंशाअल्लाह खंचा तो उन्होंने पढ़ा है, इनको पढ़ लेते हैं। चाहे रुक जाइए, बल्कि कल सुबह यहीं से पढ़ाएंगे। इस शेख कलंदर बख्श जुरात का सवाल मैंने देखा है आया हुआ है, तो जानबूझ कर छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, ये आपके साथ बेईमानी हो जाएगी, ये आपके साथ बेईमानी हो जाएगी। तो मीर सौदा गालिब थे दबिस्तान दिल्ली में, वो सब पढ़ा हुआ है आपको। अब जुरात पढ़ा नहीं है अभी तक, इंशा पढ़े हैं आप। इंशा सिर्फ शेर पढ़ा दूंगा, काम चल जाएगा। गुलाम हमदानी मुसाफी नहीं पढ़ा, इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वरना बेईमानी हो जाएगी। इतनी भी जल्दी क्या है, इस पढ़ाई से नुकसान हो जाए आपको। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी से, यार आपका नुकसान